हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, हमने एनसीईआरटी साइंस की जो सीरीज़ शुरू की थी उसमें हम क्लास 10 तक पहुंच चुके हैं और क्लास 10th के केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसको हमने कंप्लीट किया। और अब हम जो चैप्टर 6 से जो कि था जैव प्रक्रम उसको हम आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसका एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं, एक वीडियो उसका मैं बना चुकी हूँ। अब ये है नेक्स्ट उसके आगे का, तो जैव प्रक्रम। इसमें 6.2 का 1 स्वपोषी पोषण यहाँ तक हमने पूरा कर लिया है। आज देखेंगे 6.2 का 2 विषम पोषी पोषण। फ्रेंड्स, इसमें लिखा है विषम पोषी पोषण में जीवों द्वारा तैयार किए जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है। तो प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित होता है और भोजन के स्वरूप और उपलब्धता के आधार पर पोषण की अलग अलग विधियों का उपयोग करता है। इसके अलावा वो जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करता है। जैसे कि यदि भोजन स्रोत अचल है जैसे कि घास या गतिशील है जैसे हिरण, तो दोनों प्रकार में भोजन का अधिगम का तरीका मतलब उसको ग्रहण करने का तरीका अलग अलग है। और गाय या शेर किसी पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं, ये भी अलग अलग होता है ना। उपकरण मतलब वही तरीका। ठीक है, तो जीवों द्वारा भोजन करने और उसके उपयोग की बहुत सारी विधियां हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का मतलब विघटन है ना शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। जैसे फफूंदी, ईस्ट और मशरूम और कवक इसी के उदाहरण है ना। और जो कुछ जीव पूरे भोज्य पदार्थ को अंतर्ग्रहण करते हैं मतलब अंदर निगल लेते हैं और उसका पाचन शरीर के अंदर में करते हैं। जीव द्वारा किसी भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए और उसके पाचन की विधि उसके शरीर की मतलब बनावट और उसकी कार्यशैली पर निर्भर करता है। जैसे कि घास, फल, कीट, मछली या मरे हुए खरगोश, मृत खरगोश को खाने वाले जंतुओं में अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो कुछ जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं और ये पोषक युक्ति किसमें देखने को मिलती है? अमरबेल में, है ना, या किलनी, जूं, लीच और फीताकृमि जैसे बहुत से जीवों में इस प्रकार की विधि प्रयोग की जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषी पोषण, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे 6.2 का 3 जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आपको अमीबा के बारे में मतलब उसमें पोषण कैसे होता है इसी के बारे में दिखाया गया है ना। तो फ्रेंड्स, क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि अलग अलग है और अलग अलग जीवों में पाचन तंत्र भी अलग अलग है। एक कोश की जीवों में भोजन पूरी मतलब शरीर की पूरी सतह से लिया जाता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ अलग अलग कार्य करने वाले अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। जैसे कि अमीबा को एक कोश की जीव है और ये मतलब अपने सतह के शरीर के सतह से उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन का अंतर्ग्रहण करता है और ये प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो और शरीर के अंदर ही संगलित करके जो इसके अंदर एक खाद्य रिक्तिका बन जाती है ना। और ये खाद्य रिक्तिका के अंदर कुछ जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वो कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाता है। ठीक है, और बचा हुआ जो अपच पदार्थ है कोशिका की सतह की ओर गति करता है और शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, पैरामीशियम भी एक कोश की जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है और भोजन की मतलब भोजन जो ग्रहण करता है वो एक विशेष स्थान से ग्रहण करता है। अमीबा के शरीर में कहीं पर भी प्रवर्ध बन जाते हैं, है ना, पर पैरामीशियम में नहीं होता क्योंकि उसका एक निश्चित आकार होता है और भोजन उसका भोजन जो है उसके मुख तक किसके माध्यम से पहुंचता है? तो पक्षमाभ की गति के द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की सतह से पूरी तरह ढके होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं 6.2 का 4 मनुष्य में पोषण। फ्रेंड्स, आहार नाल क्या होता है?
तो ये हम आगे चित्र में देखेंगे, ठीक है। पहले मैं पढ़ लेती हूँ। मनुष्य में खाए गए भोजन का विखंडन भोजन नली के अंदर कई चरणों में होता है और पचित भोजन क्षुद्रांत में अवशोषित करके शरीर की सभी कोशिकाओं में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे आगे। पहले ये डायग्राम आप देख लीजिए। ये क्या है? मनुष्य का पाचन अंग है। तो आहार नाल मुंह से लेकर कहाँ तक? मुंह से लेकर गुदा द्वार तक विस्तारित एक लंबी नली होती है और हम इस नली के अलग अलग भागों को यहाँ पे देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार चला जाता है उसका क्या होता है, हम यहाँ इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम अलग अलग तरह के भोजन करते हैं और इन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है ना। तो प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं, क्योंकि जो हम आहार लेते हैं मतलब मुंह में जो हमारे शरीर के आहार नली के अंदर जो अस्तर है, उसका दीवार है, उसकी सतह है, वो क्या है? बहुत कोमल होती है ना। और भोजन को इसी के कारण भोजन को हमको गीले रूप में ग्रहण करना पड़ता है ताकि ये सरलता से अंदर चला जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है ना। तो वास्तव में ये केवल पानी नहीं है, ये लार ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे लाला रस या लार कहते हैं, ठीक है। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा, है ना। तो ये काम किसके द्वारा होता है? तो ये काम जैव उत्प्रेरक के द्वारा किया जाता है जिसे हम एंजाइम कहते हैं, ठीक है। तो लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार या लार एमाइलेज कहते हैं, ठीक है। ये मंड जटिल अणु को शर्करा में खंडित करता है। मंड मतलब स्टार्च को किसमें? सुक्रोज शर्करा में खंडित करता है, ठीक है, तोड़ता है। तो भोजन को चबाने के बाद हमारी जो जीवा है ना, वो भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिला देती है, ओके। तो आहार नली के हर भाग में भोजन की जो गति है वो नियमित रूप से और सही ढंग से होनी आवश्यक है। और यह किस विधि के द्वारा? क्रमानुकंचन गति के द्वारा पूरी भोजन नली में होती है, ठीक है। हमारे मुंह में हम दांतों के द्वारा चबा के उसको अंदर निगल लेते हैं, लेकिन पूरे शरीर में ये क्रमानुकंचन गति चलते रहती है, ठीक है। तो मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका या ईसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो अमाशय, ठीक है, ईसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। और अमाशय एक बड़ा अंग है जो भोजन के आने पर और फैलता है, ठीक है। तो अमाशय की पोषी भित्ति भोजन को एक पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायता देती है। और ये पाचन कार्य कहाँ पे? अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा पूरी की जाती है, ओके फ्रेंड्स। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन और श्लेष्मा का स्रावण करते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। फ्रेंड्स, आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है? सामान्यतः मतलब सामान्य जो परिस्थिति है उसमें श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करती है। फ्रेंड्स, हमने बहुत सारे लोगों को एसिडिटी की शिकायत करते सुना है, तो क्या इसका संबंध इसी से है? तो जी हाँ, इसका संबंध इसी से है, ठीक है। अमाशय से भोजन जब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है तो ये कहाँ पे? क्षुद्रांत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसमें प्रवेश करता है, ठीक है। ये हमारे शरीर का आहार नाल का सबसे लंबा भाग है और बहुत ही कुंडलित होता है, जिसके कारण ये अलग अलग जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई इसके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे कि घास खाने वाले शाकाहारी का जो कि सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होगी और मांस का पाचन सरलता से हो जाता है, और बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत
छोटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूरी तरह से पाचन का स्थल है। यहीं पे पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है और इस काम के लिए यह यकृत और अग्नाशय से स्रावण प्राप्त करता है। तो अमाशय से आने वाला भोजन कैसा होता है? अम्लीय होता है और अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। तो यकृत से स्रावित पित्तरस इस काम को करता है। ठीक है, तो क्षुद्रांत में वसा बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है जिससे उस पर एंजाइम का काम करना मुश्किल हो जाता है। तो पित्त लवण उन्हें छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रक्रिया सेम साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह ही होता है जो कि हम चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं, है ना। तो अग्नाशयी रस का स्रावण करता है जिससे प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है और इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। ठीक है, क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंतरस स्रावित करती है और इसमें उपस्थित एंजाइम सबसे अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देती है। ठीक है, तो पाचित भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है और क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं। ठीक है, तो ये अवशोषण का जो सतही क्षेत्रफल है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। फ्रेंड्स, दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने और नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। ठीक है, तो बिना पचा भोजन आगे बढ़ जाता है। कहाँ बढ़ जाता है? बृहदांत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, यहाँ भेज दिया जाता है जहाँ और बहुत अधिक संख्या में दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स बाकी जो पदार्थ है वो गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है और इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं आगे 6.3 श्वसन। फ्रेंड्स, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिकों का विखंडन होता है जिससे एटीपी का उपयोग कोशिका में होने वाली अन्य क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, श्वसन वायवीय या अवायवीय हो सकता है। वायवीय श्वसन से जीवों को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो चलिए देखते हैं अब श्वसन के बारे में। ये देख रहे हैं आप, मानव श्वसन तंत्र का चित्र है ये। तो फ्रेंड्स, हम पोषण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग अलग अलग जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। ठीक है, अलग अलग जीव इसे अलग अलग विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव जो हैं वो दूसरे मार्ग मतलब दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिससे ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन होता है। ठीक है, तो ये प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में। इसके बाद पायरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और यह प्रक्रम किण्वन के साथ समय ईस्ट में होता है। तो ये पहले मैं ये डायग्राम से समझा दूं आपको, फिर हम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। तो मैंने क्या बताया कि जो जीव जो है ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं
वो ग्लूकोज को पूरी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, है ना। यहाँ पर आप देखोगे लास्ट जो उत्पाद मिलता है वो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा और जल, है ना। जबकि कुछ जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती। यहाँ पर आप देख रहे हो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति किन में, ईस्ट में। तो इसमें क्या बनता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। यहाँ पर कार्बन के 2 अणु प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज, किसमें एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन होता है। यहाँ पर 6 कार्बन हो और यहाँ पर 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट, है ना। तो ये प्रक्रम कोशिका द्रव में होता है। तो इसके बाद पायरुवेट, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और जब यह प्रक्रम किण्वन के समय मतलब ईस्ट में होता है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु या ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, इसीलिए इसको अवायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, वायवीय श्वसन, है ना। तो पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देते हैं और दूसरा उत्पाद जल बनता है। क्योंकि यह प्रक्रम वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो ये क्या कहलाता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। ओके, तो वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मतलब जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। और कभी कभी जब हमारी पेशीय कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो पायरुवेट के विखंडन के लिए एक दूसरा पथ अपनाया जाता है। यहाँ पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो अचानक किसी प्रक्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन के अभाव में, कहाँ पर, हमारी पेशियों में। आप सबको पता होगा कि आप जब ज़्यादा कसरत मेहनत वाले काम करते हैं तो हमारे शरीर में एक क्रैम्प या ऐंठन टाइप की होती है, ये उसी को बता रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, ठीक है, जो कोशिका की बहुत सारी क्रियाओं के लिए एक ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है। ओके, तो एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा निकलती है जो कोशिका के अंदर होने वाली एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करती है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये एटीपी क्या है, तो अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा कहलाती है, मतलब एनर्जी करेंसी कहलाती है, ठीक है। तो श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी और अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है, ठीक है। जब एडीपी में एक फास्फेट आकर जुड़ जाता है तो वही क्या बनता है, एटीपी बनता है। ओके, तो अंतरोष्मी मतलब एंडोथर्मिक प्रक्रम कोशिका के अंदर तब इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं, ठीक है। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब मतलब फास्फेट टूटता है ना, खंडित होता है, तो 30.5 किलो जूल मोल के तुल्य ऊर्जा निकलती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सोचिए कैसे एक बैटरी अलग अलग प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यह यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और इसी प्रकार के बहुत सारे उपयोग में लाई जाती है। इसी तरह कोशिकाओं में भी एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण और बहुत से क्रियाओं के लिए किया जाता है। इसीलिए एटीपी को ऊर्जा की करेंसी कहा गया है, ठीक है, ऊर्जा मुद्रा कहा गया है। क्योंकि वायवीय श्वसन का पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, इसलिए वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं और अंतरकोशिकीय अवकाश ये सुनिश्चित करता है कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हैं, है ना। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। तो ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती हैं।
विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं और पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। फ्रेंड्स, रात में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही आदान प्रदान की मुख्य क्रिया है ना। तो दिन में श्वसन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, मतलब कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है ना। हम सबको पता है कि दिन में ऑक्सीजन और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है पेड़ पौधों के द्वारा। पीपल और तुलसी के पेड़ ऐसे हैं जो मतलब दिन और रात दोनों टाइम ऑक्सीजन देते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और जो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड है उससे छुटकारा पाने के लिए कौन कौन सा अंग का उपयोग किया जाता है ना। कौन कौन से अंगों का विकास हुआ है। तो स्थलीय जीव वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, पर जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में घुले ऑक्सीजन का ही उपयोग करना होता है ना। तो वो जीव जल में रहते हैं, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है ना। इसलिए जलीय जीवों को श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा बहुत तेज होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है और इसको बहुत तेजी से बलपूर्वक क्लोम मतलब गिल्स तक पहुंचाती है, जहां घुली हुई ऑक्सीजन उसके ब्लड में चला जाता है। ठीक है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और अलग अलग जीवों में ये ऑक्सीजन अलग अलग अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन मतलब बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस तरह के आर पार होते रहता है, सतह के आर पार होते रहता है, इसलिए ये सतह बहुत पतली और मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से ये शरीर के अंदर उपस्थित होती है और इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता भी होना चाहिए, है ना। तो इसके अलावा जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने की एक क्रियाविधि होती है, जैसे कि मनुष्य में, है ना। अब हम इस डायग्राम से समझेंगे। तो वायु शरीर के अंदर किससे घुसती है? नासाद्वार के द्वारा अंदर जाती है ना। नासाद्वार द्वारा जाने वाली वायु, हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं ना, तो जो क्या करते हैं, धूल मिट्टी के जो महीन कण होते हैं उनको यहीं पर छान लेते हैं, है ना, जिससे शरीर में जाने वाली जो धूल और अशुद्धियाँ होती हैं वो बाहर ही रुक जाती है। और इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है ना। नाक के अंदर श्लेष्मा मतलब गीला गीला होता है ना, तो यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। ठीक है। तो कंठ में उपस्थित वलय होते हैं, है ना, अस्थियों का एक वलय होता है, यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग जो है वो सही रहे, है ना, वायु जो है अच्छी तरह से अंदर जाए, कोई अवरोध ना हो उसके मार्ग में, है ना। तो ये फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में, ये देख रहे हो आप, इसमें बदल जाता है, जिसे कूपिका कहते हैं। ये आप देख रहे हो, ये क्या है? कूपिका है। तो कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का बहुत ही घना जाल होता है, जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं हमारी पसलियाँ क्या होती हैं? ऊपर उठ जाती हैं, है ना, और हमारा डायाफ्राम चपटा हो जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। आप सांस लेके देखिए, अंदर सांस अंदर लोगे तो हमारी वक्ष गुहिका जो है वो ऊपर उड़ जाती है ना। तो इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और मतलब अंदर वायु भर जाती है ना। ठीक है। और जो कूपिकाएं हैं वो वायु से भर जाती हैं, तो रुधिर पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है, और कूपिकाएं रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है।
तो फ्रेंड्स, श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो जो फुफ्फुस है वो हमेशा वायु का एक विशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। ठीक है, जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है ना, तो अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है, उसकी दक्षता कम हो जाती है ना। विसरण की प्रक्रिया बहुत धीमी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से हमारा काम नहीं चल सकता है ना। जैसे जैसे शरीर की विशिष्टता बढ़ती जाती है तो फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। फ्रेंड्स, मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए क्या रखता है, उच्च बंधुता रखता है ना। तो ये वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है, इसीलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर श्वसन के बारे में भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे हमारे मानव के परिसंचरण तंत्र मतलब वहन के बारे में। शरीर में परिसंचरण तंत्र किस प्रकार होता है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट किया कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।